हाय एंड वेलकम टू munshigiri.com। अब हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज और पेरेंट कंपनीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम। तो सबसे पहले तो कि होल्डिंग कंपनी है क्या। देखिए, नाम से पता चल रहा है होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका दूसरी कंपनी के ऊपर होल्ड है। और होल्ड होने से क्या मतलब है, एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। और वो दूसरी कंपनी जो कंट्रोल हो रही है होल्डिंग कंपनी द्वारा, उसे आप क्या बोलोगे, दैट इज नॉन एज सब्सिडरी कंपनी। तो दो चीज़ें आ गई अब यहाँ पे हमारे पास, एक होल्डिंग कंपनी और दूसरी सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी को मैंने बोला विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी, इज नॉन एज अ होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी क्या है, द अदर कंपनी which is being controlled by a holding company। A holding company is termed as subsidiary company। ठीक है, तो दूसरी कंपनी जो कंट्रोल कर रही है उसको आपने बोला होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी कंट्रोल हो रही है होल्डिंग कंपनी द्वारा उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी से डील करता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। और जो टर्म हमने यहाँ यूज करी कंपनी, कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट शामिल है। दैट इज कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी है जिसका लीगल एग्जिस्टेंस है। और बॉडी कॉर्पोरेट जो है आपका कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है। इसके अंदर क्या क्या शामिल है, आपकी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और फॉरेन कंपनीज। ये कुछ चीज़ें आपकी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर शामिल हैं। इसके अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कवर नहीं होती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये चीज़ें आपकी कवर होती हैं। तो अब हमने ये देख लिया होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडरी कंपनी क्या है। अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज करी, अ कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी। अब कंट्रोल का मतलब भी पता होना चाहिए कि कंट्रोल है क्या। तो अब देखते हैं कि कंट्रोल का क्या मतलब है। तो ये यहाँ हम कर रहे हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स, इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी। पहली, ओनरशिप और पावर, that can be exercised directly or indirectly through subsidiary or subsidiaries by purchasing more than one half or 50% voting power of an enterprise। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि या तो आपने डायरेक्टली 50% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी की वोटिंग पावर को परचेज किया हुआ है, या फिर आपकी और आपकी सब्सिडरीज को मिला के टुगेदर विद वन और मोर ऑफ योर सब्सिडरीज यू हैव ऑब्टेन मोर देन 50% पावर ऑफ एन एंटरप्राइज।
ठीक है, कंट्रोल कब आएगा? जब 50% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर आपके पास है किसी कंपनी की, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा। ये था पहला पार्ट। और या तो डायरेक्टली आपके पास ये है 50% से ज़्यादा की वोटिंग पावर, या फिर बी, बाय कंट्रोलिंग composition of board of directors, or governing body of any other enterprise so as to obtain economic benefits from its activities। ठीक है, आपके पास पावर है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी के कंपोजिशन मतलब उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा उसको कंट्रोल करने की। मतलब यू हैव अ राइट ऑफ से इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दैट इज, आपके पास पावर है कि आप कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हो और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को आप रिमूव भी कर सकते हो। एंड ये कंट्रोल आता कैसे है? अगेन जनरली कंपनी के 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स को खरीद के ये कंट्रोल कंपनी के पास आता है। तो हमने यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है और कंट्रोल का क्या मतलब है। आगे हम देखते हैं सब्सिडरी ऑफ अनदर सब्सिडरी का क्या मतलब है। ये टर्म यहाँ पे यूज हुई थी इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज, राइट। तो अब इसका मतलब और जानते हैं हम क्या है। आइए, सब्सिडरी ऑफ अनदर सब्सिडरी। इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए, एक कंपनी है, कंपनी एच, जो कि होल्डिंग कंपनी है। अब होल्डिंग कंपनी है तो इसकी सब्सिडरी भी कोई कंपनी होगी। कंपनी वन को लेते हैं या फिर S1, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो क्या है ये? दिस इज सब्सिडरी ऑफ एच। कंपनी टू, लेट्स नेम दिस एज सब्सिडरी टू। ये सब्सिडरी टू क्या है? ये सब्सिडरी है कंपनी वन की या सब्सिडरी ऑफ S1। होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है S1 एंड S1 की सब्सिडरी है S2। इसके हिसाब से जो S2 है वो कंपनी H की भी सब्सिडरी है। सो ये जो कंपनी 2 है या S2 है वो सिर्फ कंपनी S1 की सब्सिडरी नहीं है, वो इनडायरेक्टली कंपनी H की भी सब्सिडरी है। सो दिस S2 इज सब्सिडरी ऑफ S1 एज वेल एज कंपनी H। अब आगे देखते हैं। अब एक कंपनी 3 है जो कि कंपनी 2 की सब्सिडरी है। तो ये किस किस की सब्सिडरी होगी? कंपनी 2 की डायरेक्ट सब्सिडरी, दैट इज सब्सिडरी ऑफ S2 एंड सब्सिडरी ऑफ S1 एज वेल एज सब्सिडरी ऑफ H। तो यहाँ पे हमने देखा सब्सिडरी ऑफ अनदर सब्सिडरी का क्या मतलब है। आगे देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग होल्डिंग कंपनी के अंदर ये पॉइंट है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना मैंडेटरी है। दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013।
अब टर्म आई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रेजेंट करोगे ही, प्लस साथ में पूरे ग्रुप के इंक्लूडिंग ऑल योर सब्सिडरीज उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने को बोला जाता है presentation of consolidated financial statements. So as per accounting standard 21, consolidated financial statement are financial statement of a group presented as those of a single enterprise. In other words, holding company and its subsidiaries, company and its subsidiary or subsidiaries are treated as one entity for the preparation of consolidated financial statements. These consolidated financial statements like consolidated financial statement of profit and loss, for disclosing total profit or loss of the groups, and consolidated balance sheet for disclosing total assets and total liabilities of the group. अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अलावा भी, मतलब इसके एडिशन में, AS21 क्या बोलता है? आपको कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, कंसोलिडेटेड नोट्स एंड स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी स्केड्यूल्स को भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म आई थी ग्रुप। ग्रुप का क्या मतलब है? पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज। उन सबको मिला के पेरेंट प्लस उसकी सब्सिडरीज को आप बोलेंगे कि ये एक ग्रुप है। तो होल्डिंग कंपनी अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगी ही, दैट इज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल्स अपने स्टैंड अलोन तो बनाएगी, प्लस साथ में consolidated financial statements भी बनाएगी इंक्लूडिंग ऑल इट्स सब्सिडरीज। और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर आपका होगा मीन्स द ईयर स्टार्टिंग ऑन 1st April ऑफ एन ईयर एंड एंडिंग ऑन 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा कोई और फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर स्टार्टिंग ऑन 1st April of an year and ending on 31st March of next year.
अब देखते हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई कैसी जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, it has to be prepared in accordance with the schedule 3। देखते हैं इसका प्रिपरेशन। देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं करना है बनाने में। आप एक एक आइटम उठाते जाइए सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट से एंड होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट से और दोनों को ऐड कर दीजिए, वो बन जाएगी आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मतलब आप एग्रीगेट करते जाते हो लाइन बाय लाइन आइटम बेसिस पे सारे फिगर्स को, ठीक है। कुछ आइटम्स का एग्रीगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप कैसे बना सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? इट कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग items in the accounts of holding company to the same items in the accounts of subsidiary company or companies। कंपनी और कंपनीज, ठीक है। बट कुछ आइटम्स का आप एग्रीगेशन नहीं करोगे, वो आइटम्स अब हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर कौन सी आइटम्स का एग्रीगेशन नहीं करना है। बट दिस एग्रीगेशन of items is subject to following exceptions। 5 आइटम्स का आप एग्रीगेशन नहीं करते हो। पहला, इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स जो होल्डिंग कंपनी ने आपकी सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल में की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट को आप एग्रीगेट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय होल्डिंग कंपनी in the share capital of subsidiary company। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हम सीखेंगे। इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, उसको बोलते हो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। दूसरा, नेगेटिव सरप्लस in the profit and loss statement in the books of holding company should not be added। तीसरा, share capitals of holding company and its subsidiaries should never be aggregated। Fourth point, the necessary revaluation, एप्रिसिएशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। एप्रिसिएशन और
reduction in value of assets must be carried out before aggregating them. तो बिना रीवैल्यूएशन किए आप एसेट्स को एग्रीगेट नहीं करेंगे। अगर रीवैल्यूएशन नहीं होना है तो ऑब्वियसली एग्रीगेट आप कर ही सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, इंटर कंपनी और म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी एलिमिनेटेड। तो पूरा आपका होल्डिंग का जो चैप्टर है वो इन्हीं कुछ एडजस्टमेंट्स के ऊपर टिका हुआ है। एक एक करके अब हम इसको देखेंगे। पहली हमने बात करी थी इन्वेस्टमेंट मेड बाय होल्डिंग कंपनी इन दी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसका कैंसिलेशन कैसे होता है अब हम ये देखते हैं। अब देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करना, जिसमें आपकी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरीज उसकी आ जाएंगी, और इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो एक सिंगल कंपनी है और अलग अलग कंपनीज नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देंगे वो कौन से एसेट्स हैं? दे रिप्रेजेंट द टोटल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द ग्रुप। मतलब सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी दोनों के जो रिसोर्सेज ओन है वो एसेट्स आपके शो करेंगे। और लायबिलिटीज टोटल क्लेम्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का मतलब होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। ठीक है, तो इसमें जो भी इंटरनल आइटम्स होंगे, मतलब ऐसे आइटम्स जो एक ग्रुप के लिए एसेट्स हैं और दूसरे ग्रुप के लिए वो लायबिलिटीज़ हैं, ऐसे आपकी जो इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन्स जो आएंगी वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर अपीयर नहीं होती। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा क्वेश्चन देखते हैं। पहला एलिमेंट्री क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द H Limited and S Limited, prepare consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited. Balance sheet as on liabilities, share capital in shares of rupees 10 each, H Limited 10 lakh, S Limited 5 lakh, other liabilities 2 lakh and S Limited 40,000. Assets, sundry assets 7 lakh for H Limited and 5 lakh 40,000 for S Limited. Investment in 50,000 shares of S Limited at par rupees 5 lakh, 12 lakh एंड 5 lakh 40,000 इसका टोटल दे रखा है। ठीक है, तो बाकी सारी आइटम्स तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन 50,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट पार। कितने शेयर्स खरीद रखे हैं एच लिमिटेड ने? 50,000 शेयर्स। और एस लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? देखो 5 लाख रुपीज़ एंड विच इज़ डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। तो टोटल शेयर्स एस लिमिटेड के थे 50,000, जिसमें से 50,000 के 50,000 शेयर्स जो हैं वो एच लिमिटेड के पास हैं। एंड इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एस लिमिटेड जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी है वो एच लिमिटेड की। सो एस लिमिटेड इज ए होली ओन्ड मतलब 100% शेयर्स हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड। तो अब आप देखें तो ये दो अमाउंट्स जो हैं 5 लाख और ये यहाँ पे आपके 5 लाख, ये एक ही ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या एस्पेक्ट है? शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड वाज इशूड टू एच लिमिटेड या फिर इट वाज परचेज्ड बाय एच लिमिटेड। तो इंटरनल आइटम हो गई एज फार एज पूरा ग्रुप कंसर्न है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। अब ये इंटरनल आइटम है तो क्या करोगे? इसको कैंसिल करोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए। अब देखते हैं कि इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपने पढ़ा था कि आपकी शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगी। तो देखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी S Limited
एज ऑन आपकी जो भी डेट है, रुपीस, ये कॉलम नोट्स के लिए और ये पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो आप कैसे प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन नई बैलेंस शीट के अंदर? एज पर शेड्यूल 3, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, इसके अंदर क्या दिखाएंगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी? सिर्फ एच लिमिटेड की 10 लाख। और आप नोट दिखाएंगे, नोट के अंदर दिखाएंगे कि कितनी इसकी इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, दैट इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और एच लिमिटेड की ये है, अमाउंट आ जाएगा बाहर 10 लाख। तो इसका नोट मैं नहीं बना रही हूँ। सेकेंड पे आइए, अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं? अदर लाइबिलिटीज 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000। और इसको नोट 1 में दिखा दीजिए कि कितनी एच लिमिटेड की है इसमें से और कितनी एस लिमिटेड की है। दिस विल गिव यू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। $12,40,000। अब आते हैं एसेट्स पे। सन्ड्री एसेट्स 7 लाख प्लस 5,40,000, 12,40,000। नोट नंबर 3, यहाँ पे टोटल आएगा and this is 12,40,000. This represents the total assets. This is note number 2, not 3. अब बनाइए इसके नोट्स टू अकाउंट्स। First note related to other liabilities. टोटल अदर लाइबिलिटीज थी आपकी 2,40,000 की, जिसमें से एच लिमिटेड की थी 2 लाख एंड एस लिमिटेड की 40,000। तो अलग से आप यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे। एच लिमिटेड का है 2 लाख का एंड एस लिमिटेड का अमाउंट है 40,000 एंड दिस मेक्स इट टोटल 2,40,000। सेकेंड, अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में भी एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। एच लिमिटेड के एसेट्स थे 7 लाख एंड एस लिमिटेड के 5,40,000, टोटल 12,40,000। तो इस तरीके से आप नोट्स टू अकाउंट्स इसमें बनाएंगे। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट थी इसका क्या हुआ? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 5 लाख का शेयर कैपिटल था। पूरी 100% होल्डिंग जो थी एस लिमिटेड की किसके पास थी? एच लिमिटेड के पास थी। और ये इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है, इंटरनल आइटम है ग्रुप की। सो दीज विल बी कैंसल्ड वाइल प्रिपेयरिंग दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और वही हमने किया, इनको आपस में कैंसिल कर दिया और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए इसको हमने कंसीडर नहीं किया। अब कुछ पॉइंट्स हैं देखिए, उनको जिनको आपको ध्यान में रखना होता है बनाते हुए। पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला पॉइंट है रिलेटेड टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या? डेट ऑफ consolidated बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट ऑफ वेरियस कंपनी होल्डिंग एंड सब्सिडरी, दे मस्ट बी सेम। अगर सेम नहीं है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट है, डेट ऑफ consolidated बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट ऑफ वेरियस कंपनीज holding and subsidiary must be same.
सेकेंड पॉइंट है रिगार्डिंग दी बैंक बैलेंस। जब आप कंसोलिडेशन करोगे और अगर बैंकर्स सेम हैं तो आप सारे के सारे बैंक बैलेंसेस को कंबाइन करोगे और अगर कोई ओवरड्राफ्ट है तो उसको सेट ऑफ कर दोगे अगेंस्ट दी क्रेडिट अकाउंट्स। और अगर बैंकर्स सेम नहीं है तो बैंक बैलेंसेस यू विल शो इट ऑन दी वन हैंड एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स ऑन दी अदर हैंड सेपरेटली इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इसमें हमने पढ़ा इफ बैंकर्स आर सेम then combine all bank balances and set off overdraft against credit accounts. And if bankers are not same, then show bank balances on one hand and overdraft accounts on the other hand. In consolidated balance sheet. Third point is related to the equity share capital of the holding company. तो होल्डिंग कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एज इट इज़ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर लिख दी जाती है। पर अगर होल्डिंग कंपनी की नॉमिनल कैपिटल का कुछ अमाउंट सब्सिडरी कंपनी के पास है या सब्सिडरी कंपनी ने हेल्ड कर रखा है तो उसको आपको होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल में से डिडक्ट करना पड़ेगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी इज रिटन एज इट इज इन consolidated balance sheet. However, if some amount of nominal capital is held by the subsidiary, then the same must be deducted from share capital of holding company. Fourth point is regarding the share capital of the subsidiary company. तो ये तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें देखा कि सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल के साथ ऐड नहीं की जाती, नॉट एडेड टू शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी। However, the share capital of holding company is deducted from the amount of investment in the shares of subsidiary company or companies. अभी जो मैंने लाइन बोली इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे कि मैंने ये क्या बोला। However, share of the holding company is deducted from the amount of investment in shares of subsidiary company or companies.
अगर फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है और शेयर्स पार पे परचेज किया है तो दोनों के दोनों अकाउंट कैंसिल हो जाएंगे पूरे तरीके से। ये अभी हमने क्वेश्चन 1 के अंदर देखा, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी थी और शेयर्स भी जो है वो पार वैल्यू के ऊपर परचेज कर रखे थे। और नेट इफेक्ट इसका क्या निकल के आएगा कि इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज रिप्लेस्ड by the assets and liabilities of the subsidiary company by cancellation of the said internal item। तो क्या नेट इफेक्ट निकल के आया कि इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है सब्सिडरी कंपनी के अंदर किससे रिप्लेस हो जाएगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये छोटा सा हमने स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन था बेसिकली ये आपका होल्डिंग कंपनी का। अब एक एक एस्पेक्ट को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। तो देखिए जो क्वेश्चन 1 हमने किया इसमें हमने किस चीज़ की बात करी, होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर्स थे सब्सिडरी कंपनी के। सब्सिडरी कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी थी, ठीक है। पर ज़रूरी तो नहीं है कि रियल लाइफ में ऐसा हो कि होल्डिंग कंपनी 100% शेयर्स खरीद के रखे सब्सिडरी कंपनी के, ठीक है। और प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऐसा होता भी नहीं है कि 100% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास हो। तो हो सकता है कुछ 70% या 80% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास हो और बाकी के शेयर्स जो है दूसरे लोगों के पास हो, आउटसाइडर्स के पास हो। तो ये जो 30% या 20% शेयर्स की हमने बात की जो और लोगों के पास हैं या आउटसाइडर्स के पास हैं, उनको आप बोलते हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि कंट्रोल कब आएगा या होल्डिंग कंपनी कब बोलोगे, जब कंपनी डायरेक्टली या थ्रू सब्सिडरीज 50% या उससे ज़्यादा की अगर उसकी होल्डिंग है तो उसे बोलते हो आप होल्डिंग कंपनी। तो ऑब्वियसली यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब भी होगा वो 50% से कम की होल्डिंग के लिए होगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है आपका, प्रॉफिट्स या एसेट्स का वो पार्ट जो होल्डिंग कंपनी का नहीं है एंड होल्डिंग कंपनी के अलावा आउटसाइडर्स का है, दैट इज अदर देन होल्डिंग कंपनी। तो क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इट इज दैट पार्ट ऑफ नेट रिजल्ट्स of the operations and of the net assets of a subsidiary on the date of consolidation not owned and controlled by the parent itself or through subsidiaries। तो वो हिस्सा जो पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी ओन नहीं करती उसको आप बोलते हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे होल्डिंग कंपनी अगर 70% शेयर्स होल्ड करती है सब्सिडरी कंपनी के, होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 70% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी and rest 30% shares are held by others or outside shareholders। ठीक है, तो इसमें ये तो आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई, इसको आप क्या बोलते हो, इसको सीनियर पार्टनर भी बोला जा सकता है, ठीक है। और इसको आपके जो आउटसाइडर्स हैं दीज आर अदर देन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरीज ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरीज ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसको
जूनियर पार्टनर भी बोला जा सकता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इन द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस द लायबिलिटी। तो बेसिकली जो अमाउंट पेबल होता है आउटसाइडर्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स इज नोन एज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो हमने बात करी, सो इट बेसिकली मीन्स दैट the amount payable to the outsiders in respect of share capital and accumulated profits to the extent of their holdings। निकालेंगे कैसे इसको, ये भी सीखेंगे हम। ठीक है, तो उसे आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हो। और उनका इंटरेस्ट क्या है? देयर इंटरेस्ट इज प्रपोर्शनेट शेयर, मतलब जितनी भी उनकी होल्डिंग है उतना शेयर। प्रपोर्शनेट शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी proportionate share in reserves of the subsidiary company। जब मैंने रिजर्व्स की बात करी तो यहाँ दोनों आ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व्स एज वेल एज रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनेट शेयर इन द सरप्लस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। सरप्लस बोथ प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या है, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है ये बैलेंस शीट में दिखाया कहाँ जाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, इट इज शोन एज अ सेपरेट आइटम। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज शोन एज अ सेपरेट आइटम इन consolidated बैलेंस शीट, CBS मतलब consolidated बैलेंस शीट between share capital and reserves and surplus। तो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना सीखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, from the following information prepare a consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited। On the liabilities side we have share capital in shares of rupees 10 each, H Limited के 10 lakhs and S Limited के 5 lakhs। Other liabilities 2 lakhs and 40,000। Asset side पे है sundry assets 8 lakh and 5 lakh 40,000। Investment in shares of S Limited 40,000 shares at the rate of rupees 10 each। अब यहाँ पे देखिए S Limited के टोटल शेयर्स कितने हैं? 50,000। दैट इज 5 लाख शेयर कैपिटल है, रुपीज 10 ईच की है, तो 50,000 शेयर्स हैं। जिसमें से एच लिमिटेड के पास कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर्स एच लिमिटेड के पास हैं। बचे हुए 10,000 शेयर्स किसके पास हैं? आउटसाइडर्स के पास हैं, जिसको आप बोलते हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो होल्डिंग का कितना हिस्सा है टोटल कैपिटल के अंदर? देखिए 40,000 शेयर्स हैं किसके पास? होल्डिंग कंपनी के पास। आउट ऑफ टोटल शेयर्स हाउ मेनी? 50,000 शेयर्स। तो होल्डिंग का हिस्सा हो गया 80% और आउटसाइडर्स दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा कितना हो गया आपका? 20% या फिर 1/5 शेयर। तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं और आप शेयर कैपिटल से भी इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों साइड से निकालना हम इसको सीखते हैं। देखिए फ्रॉम एसेट साइड आप कैसे निकालेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हिस्सा होगा एसेट्स के अंदर? 20% या 1/5। तो करते हैं 1/5
ऑफ शेयर इन एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के एसेट्स हैं 5,40,000, जिसमें 1/5 आपका शेयर है किसका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ₹1,08,000। ठीक, लाइबिलिटीज में भी कितना हिस्सा होगा, 1/5 माइनस 1/5 ऑफ शेयर इन लाइबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की लाइबिलिटीज हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 8,000 रुपये का हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है आपके लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 1,00,000 रुपीज़। ये हमने निकाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम दी एसेट साइड। सिमिलरली अब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं आपका शेयर कैपिटल से। देखिए ये कैसे निकलेगा, शेयर कैपिटल जो कि 5,00,000 रुपीज़ है एस लिमिटेड की, इसका 20% दैट इज़ ₹1,00,000। 20% कर दीजिए या 1/5 कर दीजिए, एक ही बात है वो तो, इज इक्वल टू ₹1,00,000। एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट है क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आर दी एसेट्स विच आर नॉट ओन्ड बट कंट्रोल्ड बाय दी होल्डिंग कंपनी। तो ये हमने सीखा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे। अब बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाया कहाँ जाता है। देखिए अब हर एक क्वेश्चन में तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं, बट हाँ डिस्कस ज़रूर कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखाई जाएगी। जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो 10,00,000 रुपीज़ दिखाए जाएंगे कहाँ पे, आपके शेयर कैपिटल के अंदर, अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर कैपिटल। बचा हुआ 1,00,000 जो है वो दिखाओगे आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर, कहाँ पे, आफ्टर शेयर कैपिटल। तो ये आ जाएगा आपका टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब क्या बचता है आपका अदर लाइबिलिटीज़। अदर लाइबिलिटीज़ कितनी, दोनों का टोटल 2,40,000 की अदर लाइबिलिटीज़ आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देंगी। और सन्ड्री एसेट्स भी सिमिलरली दोनों का एडिशन आप कर दोगे, दैट इज़ 13,40,000 के एसेट्स जो हैं आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर। देखिए अब ये ज़रूरी तो नहीं कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे एक्वायर करे। हो सकता है प्रीमियम या डिस्काउंट के ऊपर भी इसको एक्वायर कर सकती है। तो देखते हैं कि इस केस में आपकी कैसी सिचुएशन रहेगी। शेयर कैपिटल है एच लिमिटेड है हमारे पास और एस लिमिटेड है हमारे पास। एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। 5,00,000 की शेयर कैपिटल एच लिमिटेड की है और 1,00,000 की शेयर कैपिटल आपकी एस लिमिटेड की है। ये हैं आपके 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। सिमिलरली आपका जो है इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है एच लिमिटेड ने, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 10,000 शेयर्स, पूरे के पूरे शेयर्स खरीदे हुए हैं एट द रेट ऑफ ₹11। नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपीज़, कितने में खरीद रखे हैं, 11 रुपीज़ में। तो एच लिमिटेड ने कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 1,10,000 की। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन से आप कैसे डील करेंगे। देखिए तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट एंड शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बट जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है आपने 10,000 रुपीज़ की, उसका आप क्या करोगे। देखो दिस इज अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, जिसको आप इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। वो कितने की है, 1,10,000 रुपीज़ की। ठीक है, और इसमें से आप माइनस कीजिए शेयर कैपिटल हेल्ड। कितने की शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी है, 1,00,000 रुपीज़ की शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी है। इन दोनों का डिफरेंस, इसको आप बोलते हो गुडविल या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एंड कितना है ये डिफरेंस, ये डिफरेंस है आपका 10,000 रुपीज़ का। इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं।
अब इन्वेस्टमेंट क्या कर देते हैं, ये आपका 11 की जगह कर देते हैं डिस्काउंट पे, दैट इज़ ये एक्वायर कर रखिए 10,000 शेयर्स हैव बीन एक्वायर्ड एट ₹9 पर शेयर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट नाउ इज 10,000 shares at the rate of ₹9, दैट इज ₹90,000, 90,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब डिफरेंस कितना आया, नाउ द डिफरेंस इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। देखो ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा था यहाँ, तो ये गुडविल है। अगर डिफरेंस नेगेटिव आएगा दोनों का तो उसको आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व, known as capital reserve, that is when shares are purchased by holding company at discount, the difference between the purchase price that is cost and face or paid up value represents capital reserve on consolidation। एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसके ऊपर भी देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2016 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। शेयर कैपिटल इन शेयर्स ऑफ ₹100 each, 10 lakh and 5 lakh, creditors 2,50,000, reserves 20,000 for S Limited, profit and loss account 1 lakh for H Limited and 50,000 for S Limited, sundry assets 7 lakh and 6,20,000, and investment in shares of S Limited 5,000 shares at cost 6 lakh. H Limited purchases the shares in S Limited on the balance sheet date, that is 31st March 2016. तो देखिए H Limited ने शेयर्स को बैलेंस शीट डेट पे परचेज किया है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड नहीं है। इसकी डिटेल में बात हम थोड़ी देर में करेंगे, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है क्या। अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक उसी फॉर्मूला से जो हमने अभी लिखा था। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, देखिए कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट है क्या। सबसे पहले तो होल्डिंग कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 5,000। ठीक है, टोटल शेयर्स कितने हैं, 5,000। एच लिमिटेड ने कितने शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, 5,000, मतलब 100% शेयर्स एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के एक्वायर कर रखे हैं। तो इस केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। सो दिस इज H Limited is 100% holding, so no minority interest। वापस आते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। इन्वेस्टमेंट कितने की कर रखी है, 6 लाख रुपीस, ये फिगर हमने यहाँ से पिक करी, माइनस शेयर कैपिटल, कैंसिल आउट करोगे दोनों को, दैट इज ₹5 लाख माइनस शेयर इन प्रॉफिट्स, कितना है शेयर इन प्रॉफिट्स, रिजर्व्स हैं 20,000 के, तो सारे के सारे रिजर्व्स हमारे ही हैं क्योंकि हमने 100% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। सो दिस इज माइनस 20,000, ये भी माइनस की फिगर है आपकी। एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमारा कितना हिस्सा है, 100%। 50,000 के प्रॉफिट्स हैं एस लिमिटेड के, उसमें 100% हमारा हिस्सा है
तो 50,000 के हमारे पास प्रॉफिट्स भी हैं। अब इनका डिफरेंस जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, उसे आप बोलोगे गुडविल। पॉजिटिव फिगर आ रही है तो गुडविल, और अगर नेगेटिव फिगर आ रही है तो कैपिटल रिजर्व। और ये गुडविल को कहाँ दिखाओगे, दिस गुडविल विल बी शोन इन consolidated बैलेंस शीट एज नॉन करंट एसेट्स में आपका फिक्स्ड एसेट्स का हेड है, और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी आप कहाँ दिखाओगे, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आप दिखाओगे किसको, गुडविल को। ठीक है, तो इस तरीके से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गुडविल की प्रेजेंटेशन आएगी और गुडविल इस तरीके से आपकी निकाली जाएगी। सो इन समरी, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल क्या है, जो भी एक्सेस प्राइस पे किया इन्वेस्टमेंट के लिए इन द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी माइनस द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो एक्सेस प्राइस जो भी होगा उसको आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल। और कैपिटल रिजर्व क्या होगा, एक्सेस शेयर इन द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी माइनस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो सीधी सी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट्स में से जब आप शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का माइनस करोगे, होल्डिंग का शेयर अगर पॉजिटिव आता है तो क्या है, वो गुडविल है, अगर नेगेटिव आता है तो क्या है, वो कैपिटल रिजर्व है। तो इस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक्सेस प्राइस पेड फॉर द इन्वेस्टमेंट in the shares of subsidiary company minus share of the holding company in the net assets of the subsidiary company। एंड कैपिटल रिजर्व क्या है, excess share in the net assets of the subsidiary company minus the cost of investment in the shares of subsidiary company। अब हम बात करते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स या रिजर्व्स की। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का मतलब है होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्ट करने से पहले के सब्सिडरी कंपनी के जो भी रिजर्व या सरप्लस हैं उनको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स क्या होंगे, होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट जिस डेट पे होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उसके बाद सब्सिडरी कंपनी के जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं उसको आप बोलोगे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो इनको जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हैं इनको आप कैपिटल प्रॉफिट्स भी बोलते हो, एंड दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो अभी तक हमने यही देखा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, सब्सिडरी कंपनी के वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स जो प्रायर टू एक्विजिशन बाय होल्डिंग कंपनी एग्जिस्ट करते। यू हैव जनरल रिजर्व्स और सरप्लस और प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी।
ठीक है, तो इसमें से कुछ हिस्सा होल्डिंग कंपनी का होगा, कुछ माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा। होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा होगा? जितने की उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपके सब्सिडरी कंपनी के अंदर, उतना हिस्सा होल्डिंग का, बाकी का हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो इसके दो बाइफर्केशन हम करते हैं। proportion of such reserves available to holding company and proportion of such reserves attributable to minority interest, attributable to minority shareholders or outsiders। इसमें अब आप फिर दो बाइफर्केशन करेंगे, एक तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स जो हैं दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट्स या कैपिटल रिजर्व्स। These are treated as capital reserves and adjusted against the goodwill if there is any। रीज़न सिंपल है, दोनों कैपिटल रिजर्व और गुडविल साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ सकती, तो इसको इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ये क्या है? रेवेन्यू रिजर्व्स हैं कंपनी के। सो दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिजर्व्स। और इनका करोगे क्या? दीज आर एडेड टू जनरल रिजर्व or surplus or the profits of holding company। अच्छा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो प्रोपोर्शन था उसे आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर इंक्लूड करोगे। टू बी इंक्लूडेड इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अभी ये चार्ट के थ्रू तो समझ में नहीं आया होगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे, देन दिस विल स्टार्ट मेकिंग अ लिटिल मोर सेंस टू यू।